Good morning, sir. Good morning. So let's start our session in cyber forensics. हमने कुछ चीजें कवर कर ली साइबर फोरेंसिक्स में, जो कि आपके मेथड्स से साइबर फोरेंसिक्स मेथड्स क्या होते हैं, किस तरीके से इन्वेस्टिगेटर के पास क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, आपके डिजिटल एविडेंस क्या है, पोटेंशियल एविडेंस के सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, प्लस आपके इन्वेस्टिगेशन की टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं। तो ये चीजें हमने क्या करी थी, अपनी कवर करी थी। आज जो हम वो कवर करेंगे दैट इज द साइबर फोरेंसिक्स टेक्निक्स। तो फोरेंसिक्स करने की कौन कौन सी टेक्निक्स हो सकती हैं और किस तरीके से लैब, अगर आप एक इन्वेस्टिगेटर बनना चाहते हो, मतलब आप खुद की लैब सेटअप खोलना चाहते हो जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से रिलेट करता हो, तो आपको क्या क्या चीज़ों की नीड होगी और क्या उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ओके, उस दिन हमारा कुछ मैथड्स का पार्ट रह गया था। हमने केवल एविडेंस तक ही, पोटेंशियल एविडेंस तक ही कवर किया था। आई गेस यहाँ तक कवर किया था, राइट? Yes, sir. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग दैट इज द रूल ऑफ एविडेंस। सबसे पहले मेथड्स को कुछ और पार्ट कवर कर लेते हैं, देन वी विल स्विच टू द टेक्निक्स। तो रूल ऑफ एविडेंस आपको क्या बोलता है? एविडेंस that is to be presented in the court must be confirmed adopted with the established rule of evidence। जब भी आप किसी एविडेंस को प्रेजेंट करते हो कोर्ट के अंदर, तो आपको ये इंश्योर कर लेना है कि वो जो आपने एविडेंस प्रेजेंट किया है वो किस तरीके से डिजाइन किया गया है या किस तरीके जनरेट करके आपने किया है रिपोर्ट, उसकी जो भी रूल्स ऑफ एविडेंस है उनके अकॉर्डिंग। इन इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस it is important that the investigator understand the rules of evidence। अगर आप एक इन्वेस्टिगेटर हो और आप इन्वेस्टिगेशन करते हो तो आप
इम्पोर्टेंट है कि आप क्या समझो, रूल्स ऑफ एविडेंस होते हैं उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करो क्या क्या है। डेफिनेशन, अब इसके लिए कुछ डेफिनेशंस क्या होता है। एंड फॉर व्हाट पर्पस द प्रूफ ऑफ अ केस मे बी प्लेस्ड बिफोर अ ट्रायल ऑफ फैक्ट फॉर कंसीडरेशन। अगर हम रूल्स ऑफ एविडेंस की बात करें तो बोला जाता है कि जो भी आपने रूल्स ऑफ एविडेंस से क्या आता है, इसके अंदर कुछ चीजें काउंट होती हैं, जैसे कि जो आपने एविडेंस को गेट किया है, ग्राउंड किया है, हाउ एंड फॉर पर्पस, आपने किस पर्पस से उसे किया है। द प्रूफ ऑफ अ केस मे बी प्लेस्ड बिफोर द ट्रायल फैक्ट ऑफ कंसिडरेशन, तो आपको उससे रिलेटेड एक प्रूफ वहां पे अपना इकट्ठा करना होता है और उसके बाद ही आप उसे क्या करोगे, सबमिट करोगे। द ट्रायल ऑफ द फैक्ट मे बी जजेस और ज्यूरी, अगर एक ट्रायल लेते हो तो उस केस में क्या है कि आपका जो ये पूरा रिप्रेजेंटेशन है ये आपके जैसे जूरी के सामने हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस ऑफ द ट्रायल एंड द चॉइसेस ऑफ द पार्टीज, कि अगर कोई पार्टीज लाइक अगर केस ऐसा है जिसका कोई ट्रायल पहले होना चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग होगा, या फिर पार्टीज ने अगर डिमांड करी है तो हो सकता है। तो ये बेसिकली किसके अंदर आते हैं, डेफिनेशंस के अंदर। नेक्स्ट होता है बेस्ट रूल ऑफ एविडेंस। बेस्ट रूल क्या कहता है आपको, बेस्ट एविडेंस रूल एस्टैब्लिश टू प्रिवेंट एनी ऑल्ट्रेशन ऑफ डिजिटल एविडेंस आइदर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। बेस्ट रूल आपको बताता है कि आप इस तरीके का एक रूल इस्टेब्लिश करो जो प्रिवेंट करे हर तरीके के ऑल्ट्रेशन प्रोसेस को जो कि उस डिजिटल एविडेंस में हो सकता है, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, यानी कि उसके अंदर होने वाले चेंजेस को किसी न किसी भी तरीके से रोकना, चाहे वो जानबूझ के किए जा रहे हो चाहे वो आपके अनजाने में हुए हो, तो इसको बोलते हैं बेस्ट रूल ऑफ एविडेंस। इट स्टेट दैट इट मींस इंटीग्रिटी जो है हमें एविडेंस की वो मेंटेन रखनी है। It states that the court only allow the original evidence or of a document. कोर्ट इस स्टेट में होता क्या है कि हमेशा जो कोर्ट होता है वो केवल ओरिजिनल एविडेंस को ही परमिट करता है सबमिट करने के लिए, लाइक फोटोग्राफ हो सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स हो सकती हैं एट द ट्रायल रादर देन अ कॉपी। अगर ऐसा नहीं है ट्रायल में आप कॉपी वगैरह भी दिखा सकते हो, बट द डुप्लीकेट विल बी allowed as an evidence under the following condition. डुप्लीकेट केवल कुछ कंडीशंस में ये अलाउ किए जाते हैं, वरना ओरिजिनल चाहिए। वो कंडीशन कौन कौन सी है, जैसे कि ओरिजिनल एविडेंस डिस्ट्रॉय ड्यू टू द फ्लड और फायर। ओरिजिनल एविडेंस जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया आग लगने से या फायर लगने आने से, है ना, आग लग गई या फिर आपकी बाढ़ आ गई तो उसमें खत्म हो गया। ओरिजिनल एविडेंस डिस्ट्रॉय इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, कुछ इस टाइप के एविडेंस होते हैं जो कि आपके बेसिकली एक टाइम पीरियड तक ही चलते हैं। जैसे कि सपोज करो एक पेपर ही अगर हम ले लें तो पेपर अगर ढंग से नहीं रखा गया तो कुछ टाइम पीरियड बाद उसमें दीमक लग सकती है या फिर किसी भी तरीके की उसमें और एक्टिविटीज डिस्ट्रॉय हो सकता है, इंक उड़ सकती है, तो इस टाइप का कोर्स ऑफ बिजनेस खत्म हो सकता है, केस के चलते चलते एविडेंस खत्म हो जाए। ओरिजिनल एविडेंस इज पोजीशन इन द ऑफ अ थर्ड पार्टी, हो सकता है कि ओरिजिनल एविडेंस जो है आपका वो थर्ड पार्टी कंट्रोल के अंदर हो, तो अगर इस तरीके का कुछ होता है तो भी आपका क्या है कि आप कॉपी वहां पे सबमिट कर सकते हो, और थर्ड पार्टी जो है वो आउट ऑफ कंट्री है, तो अगर वो नहीं आ सकती या किसी तरीके से उससे कोई प्रॉब्लम है या इंजर्ड है वो या हॉस्पिटलाइज है, तो उस केस में क्या करते हो आप अपना कॉपी एविडेंस को सबमिट कर सकते हो। तो ये कुछ रूल्स थे कि आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि कहाँ से लिया गया है, कब लिया गया है, कैसे लिया गया है और पर्पस क्या है उसका। और दूसरा ये बोलता है कि आपको इंटेंशनली और अनइंटेंशनली होने वाले चेंजेस से अपने एविडेंस को बचाना है। नाउ अब एक अगर नॉर्मल एविडेंस की बात करें कि नॉर्मल एविडेंस होता क्या है, तो इन लीगल टर्म्स एविडेंस कवर द बर्डन ऑफ प्रूफ एंड विजिबिलिटी, रेलेवेंस, वेट एंड सफिशिएंसी ऑफ व्हाट शुड बी admitted into a record of a legal proceeding. Evidence role in both civil and criminal proceeding
may include blood or hair sample, video surveillance recording or a witness testimony. तो अगर एक एविडेंस की बात करें तो आपका लीगल प्रोसीडिंग के लिए जो जो आपके पास अलग अलग एविडेंस होते हैं, जैसे कि आपका ब्लड हो सकता है, हेयर सैंपल हो सकता है, वीडियो सर्वेलेंस रिकॉर्डिंग्स हो सकती हैं, विटनेस की पेशी हो सकती है, तो ये सारी क्या कहलाते हैं? नॉर्मल एविडेंस कहलाते हैं, जो कि आपकी प्रूफ केस में आपको हेल्प करते हैं। There are four general type of evidence. सबसे पहले है रियल एविडेंस, जिन्हें बोलते हैं tangible things such as a weapon. ऐसी चीजें जिन्हें देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है और फील किया जा सकता है, उन्हें बोलते हैं टेंजिबल थिंग्स, जैसे कि आपका कोई हथियार जिससे उस पे अटैक किया गया हो। डेमोन्स्ट्रेटिव यानी कि आप मॉडल ऑफ व्हाट लाइकली हैपन एट द गिवन टाइम एंड प्लेस, कुछ इस तरीके के डेमोन्स्ट्रेशन शो करना एविडेंस के अंदर कि उस समय कुछ ऐसा हुआ होगा, यानी एक पूरी स्टोरी वहां पे क्रिएट करना और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करना। डॉक्यूमेंट्री यानी कि लेटर, ब्लॉग स्पॉट और अदर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि एक डॉक्यूमेंट्री रेडी करना जिसमें लेटर्स वगैरह आप दिखा सकते हो, या फिर ब्लॉग स्पॉट्स हैं वो शो कर सकते हो, या कोई अदर डॉक्यूमेंट है वो शो कर सकते हो। टेस्टिमोनियल यानी कि विटनेस की पेशी। तो ये क्या होते हैं? आपके कुछ एविडेंस के आपके जनरल 4 टाइप्स हैं, यानी इन टाइप्स के एविडेंस आपको वहां पे दिखाने पड़ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आपके पास आता है फेडरल रूल ऑफ एविडेंस। अब फेडरल रूल भी है हमारे पास, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? एविडेंस को, अपने केस को सॉल्व कर सकते हैं। तो फेडरल रूल आपको बोलता है कि a set of rule govern the introduction of evidence at a civil and criminal trial in United States Federal Court। ये सबसे पहले आपका जो स्टार्ट किया गया था, इसमें जो गवर्न करना शुरू किया वो इंट्रोडक्शनल पार्ट था एविडेंस का, सिविल लॉग्स के लिए यूज किया जाता था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फेडरल कोर्ट के अंदर। So, जो फेडरल रूल था आपका वो यूनाइटेड स्टेट फेडरल रूल कोड में सबसे पहले एस्टैब्लिश किया गया था। द करंट रूल वेयर इनिशियली पास विद द कांग्रेस 1975 आफ्टर सेवरल इयर्स ऑफ ड्राफ्टिंग बाय द सुप्रीम कोर्ट। दिस रूल इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड रिलेटिवली शॉर्ट, काफी सीधा साधा केस है और सीधी बात करता है, शॉर्ट में काम करता है कंपेयर टू अदर सेट ऑफ कोर्ट रूल्स सच एज द फेडरल रूल ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो ये कोड करता क्या है? These rules shall be construct a secure fairness in administration, elimination on unjustifiable expenses and delay, promotion of growth and development of the law of evidence। तो ये रूल आपको बताता है कि आपको जो भी एविडेंस, जो भी आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है उसे फेयरनेस तरीके से करनी है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। एलिमिनेशंस आपको ध्यान रखने हैं, अनजस्टिफाइबल एक्सपेंस एंड डिलेज नहीं करने हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हो रहे हैं। प्रमोशंस ऑफ ग्रोथ, आपके जो इससे रिलेटेड जो इसके पास केसेस होते हैं वो आपके प्रमोशन से रिलेटेड हो सकते हैं। एंड डेवलपमेंट द लॉ ऑफ एविडेंस, अगर जरूरत है तो आपके जो लॉज बने हुए हैं एविडेंस को कलेक्ट करने के, उनको भी डेवलप किया जाता है। तो ये रूल बेसिकली बनाया गया है ताकि आप एविडेंस को इजीली फाइंड आउट कर सको और केस को जल्दी सॉल्व कर सको। नेक्स्ट है आपका रूलिंग ऑफ एविडेंस। अब इसके कुछ रूल्स हैं, जैसे कि आपके सबसे पहला है इफेक्ट ऑफ एनोनिमस रूलिंग, दूसरा है रिकॉर्ड ऑफ ऑफर एंड रूलिंग, तीसरा है हियरिंग ऑफ ज्यूरीज और चौथा है प्लेन एरर। तो ये 4 देखिए रूल हैं, तो मैं रूल आपको नहीं बता रहा हूँ, ये एज ए होमवर्क आपको दे रहा हूँ, आप इनको पढ़ के आओगे, ठीक है? सर पहले भी रूल्स ऑफ एविडेंस कुछ था ना? रूल्स था ये यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन रूल्स थे, ये वाला नहीं, एविडेंस का ऊपर ये रूलिंग्स है। हाँ, इससे ऊपर फेडरल रूल्स। हाँ यहाँ पे रूल्स ऑफ ये और वो क्या डिफरेंस है? ये आपको बताते हैं कि एविडेंस को गैदर करने के, एविडेंस को हैंडल करने के रूल्स क्या हैं, मतलब किस तरीके से वहाँ पे सबमिट कर सकते हो।
और रूलिंग प्रोसीजर्स आपको बताते हैं कि किसी भी तरीके के आप जो भी एविडेंस वहाँ पे सबमिट कर रहे हो, जो भी आप दिखा रहे हो वहाँ पे, उनमें किसी भी तरीके के कोई एरर्स नहीं होने चाहिए। मतलब एक तरीके से पूरा प्रोसीजर क्या होता है वो आपको रूलिंग्स के अंदर समझ में आता है। सर और एक बार फेडरल रूल्स बता दीजिए समझ में। फेडरल रूल कहाँ गए? फेडरल रूल कुछ नहीं है। फेडरल रूल आपको बस ये बताता है कि सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट ने इसे यूज करना स्टार्ट किया था अपने फेडरल कोड के अंदर। फेडरल एक कोड का नाम भी है, और 1975 में हमारी कांग्रेस ने इसे परमिट किया था इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आप जो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो उसे आप फेयरनेस तरीके से करोगे, एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से एलिमिनेशंस का ध्यान रखोगे, अनजस्टिफाइबल एक्सपेंसेस एंड डिलेज नहीं होने चाहिए, ग्रोथ और प्रमोशंस हो सकते हैं, प्रमोशन और ग्रोथ से रिलेटेड अगर कोई है तो उसको आप ध्यान रखोगे, एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस, ताकि आप अपने जो पूरे केस को इजीली शॉर्ट टर्म में स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से सॉल्व कर सको। लाइक जो वहाँ पे मतलब कोई भी बात घुमा के नहीं करी जाती है। अगर इस तरीके का कोई भी केस होता है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स है केवल उनके ऊपर बात करना, वो आपको फेडरल रूल समझाता है। नाउ गाइस, इसके बाद स्टार्ट होता है आपका साइबर फॉरेंसिक टेक्निक, जिसमें सबसे पहली प्रोसेस आती है फॉरेंसिक रीडीनेस। So, what is forensic readiness? Forensic readiness is basically defined forensic readiness as the achievement of an appropriate level of capability by an organization in order for it to be able to collect, preserve, and protect the analyzed digital evidence so that this evidence can be effectively used in any legal matters or disciplinary matters in court of law. एविडेंस आपको फॉरेंसिक रीडीनेस प्रोसेस बताती है कि इसका मेन जो अचीवमेंट क्या है कि आप अप्रोप्रिएट लेवल तक कैपेबिलिटी में यूज कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मोस्टली ये जो रूल है ये आपका ऑर्गेनाइजेशंस में यूज किया जाता है, किस लिए? ताकि आप अच्छे तरीके से मतलब अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि आप उसमें कलेक्ट कर सको क्लूज को, प्रिजर्व कर सको यानी प्रिवेंट कर सको, प्रिजर्व इकट्ठा कर सको, प्रोटेक्ट कर सको, एंड एनालाइज कर सको डिजिटल एविडेंस जो भी आपको उस पर्टिकुलर कंप्यूटिंग डिवाइस से मिल रहा है, एंड उसके बिहाफ पर आप उसे लीगल मैटर में यूज कर सकते हो या फिर उसको सबमिट कर सकते हो अपने कोर्ट के अंदर। तो फॉरेंसिक रीडीनेस आपको बताती है कि कम अमाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा काम करके अच्छे तरीके से कलेक्ट करके प्रिजर्व करके प्रोटेक्ट करना अपने एविडेंस को। दिस इज द कंप्लीट पार्ट ऑफ फॉरेंसिक रीडीनेस। So the next thing, that is a forensic readiness refer to an organization ability to make optimal use of digital evidence in a limited time period of time and a minimal investigation cost. तो इसमें क्या बताया जाता है कि आपको जो फॉरेंसिक रीडीनेस है वो बेसिकली इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबिलिटी प्रेफर करती है जिसमें आप ऑप्टिमल यूज करके डिजिटल एविडेंस का लिमिटेड टाइम पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो विद द मिनिमल कॉस्ट। तो ज़्यादा टाइम में इन्वेस्टिगेट करना केस को, कम कॉस्ट में इन्वेस्टिगेट करना और कम टाइम में उसको ज़्यादा टाइम इन्वेस्टिगेट करना, उसके बाद क्लूज फाइंड आउट करना, ये आपको बोलता है फॉरेंसिक रीडीनेस। जैसे एक मिनट होल्ड करना।
Okay, so let's discuss about like what's the benefit of the forensic readiness process. So if we are just going to talk about like what's the benefits, so the first thing that is fast and efficient investigator with the minimal breakdown of the business to the business. So if the investigator is trying to investigate the case, so in that case, in that scenario, if the any type of conflict are basically created in the solve between the solving of the case, so in this, if the investigator is using this process like a forensic readiness, so they can easily handle the case, they can easily solve the case with the using of fast and effective investigation procedures. Now the next benefit that is provide security from cyber crimes such as the intellectual property theft, fraud and or extortion. यहाँ पे क्या है कि प्रोवाइड करते हैं सिक्योरिटी, आपकी फॉरेंसिक रीडीनेस इज इन्वॉल्व बेसिकली टू प्रोवाइड सम सिक्योरिटी फ्रॉम द साइबर क्राइम्स, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स व्हिच इज डूइंग बाय द साइबर क्रिमिनल, जिसमें हो सकते हैं लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, फ्रॉड्स एंड एक्सटॉर्शंस. The next one, offer structured storage of the evidence that reduce expenses and the time of an investigation. अगर हम structured storage की बात करें, ऑफर्स की बात करें, तो इसमें क्या है, एविडेंस डेट रिड्यूस एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस को रिड्यूस किया जाता है और टाइम को भी कम लिया जाता है ताकि इन्वेस्टिगेशन इजिली कर सको, ज्यादा कर सको. इम्प्रूव लॉ इन्फोर्समेंट इंटरफेस, जो भी अगर क्रिमिनल केसेस हैं तो उसके लिए जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, लॉ इन्फोर्समेंट जो इंटरफेस यूज करती हैं एजेंसीज, उनको क्या करना है, इम्प्रूव करना अगर जरूरत है तो. easy identification of evidence related to the potential crime. यहाँ पे क्या है, इजिली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एविडेंस को जो भी उस पोटेंशियल क्राइम से क्या करता है, रिलेट करता है. प्रॉपर यूजेस ऑफ एविडेंस फॉर पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ एनी लीगल चार्जेस. आपके पास प्रॉपर यूजेस होते हैं एविडेंस के, आप प्रॉपर यूज कर सकते हो एविडेंस का पॉजिटिव आउटकम्स निकालने के लिए और उसके बेसिस पे कोई भी लीगल चार्ज लगा सकते हैं. Help the organization use the digital evidence in its own defense. You can help the organization, आप हेल्प करते हो ऑर्गेनाइजेशंस की ताकि आप डिजिटल एविडेंस का यूज करके मतलब ऑर्गेनाइजेशंस जो है इन डिजिटल एविडेंस का यूज करती हैं अपनी हेल्प के लिए, किस पर्पज से, अपने डिफेंस पर्पज से. ब्लॉक द अटैकर्स फ्रॉम कवरिंग देयर ट्रैक्स. यहाँ पे क्या है, अटैकर्स को ब्लॉक कर दिया जाता है अगर आप इस प्रोसेस का यूज करते हो, तो जिससे वो अपने ट्रैक्स जो हैं, जो उन्होंने स्टेप्स यूज करे थे, उन्हें वो मिटा ना सके. लिमिट्स द कॉस्ट ऑफ रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर डिस्क्लोजर ऑफ डेटा. यहाँ पे क्या है कि आपके पास लिमिट्स होते हैं, कॉस्ट आप ज्यादा खर्च नहीं कर सकते और लीगल रिक्वायरमेंट्स आपके पास होती हैं जिनकी हेल्प से आप डिस्क्लोज नहीं करते हो डेटा वहां पे. अवॉइड सिमिलर अटैक्स इन द फ्यूचर. आप ट्राई करते हो कि जो अटैक्स अभी हुए हैं वो अटैक्स दोबारा ना हो इन फ्यूचर में, तो उनको अवॉइड करना. दिस इज द सेम थिंग किसके अंदर आती है, फॉरेंसिक रीडीनेस के अंदर. अब फॉरेंसिक रीडीनेस की कुछ प्लानिंग्स होती हैं. प्लानिंग क्या है, जैसे कि forensic readiness planning refer to a set of process required to achieve and maintain forensic readiness. क्या क्या है प्रोसेस, क्या क्या हो सकती हैं. potential evidence required for an incident. आपने अगर किसी भी इंसिडेंट प्लेस पे गए हो तो फर्स्टली यू नीड टू गैदर द पोटेंशियल एविडेंस जो कि आपको लिए रिक्वायर्ड है कि आप वहां से गैदर करो. पोटेंशियल डिटरमाइन पॉलिसी डिफाइन करनी है, एक पार्ट डिफाइन करना है जिसके बेसिस पे आप लीगली पॉलिसी फॉर सिक्योरली हैंडलिंग एंड स्टोरिंग द कलेक्टेड एविडेंस. आपको करनी है जिसके बेसिस पे आप अपने एविडेंस को इजीली हैंडल कर सको, स्टोर करके रख सको और कलेक्ट मतलब जो भी आपने कलेक्टेड एविडेंस है उससे स्टोर करके रख सको और सिक्योर रख सको.
आइडेंटिफाई करना है if the incidents require follow इन्वेस्टिगेशन, अगर उस एविडेंस इन्वेस्टिगेशन करी जाए तो आपको वहाँ पे देख करनी पड़ेगी। ट्रेन द स्टाफ टू हैंडल द इंसिडेंट्स एंड प्रिजर्व द एविडेंस, आप स्टाफ को अपने ट्रेन करते हो ताकि वो हैंडल कर सके इंसिडेंट्स को और इंसिडेंट्स प्लेस को और एविडेंस को। प्रोसेस फॉर डॉक्यूमेंटिंग द प्रोसीजर, एक स्पेशल प्रोसेस का यूज करो ताकि आप डॉक्यूमेंट को वहां पे प्रॉपर तरीके से क्रिएट कर सको। एस्टैब्लिश अ लीगल एडवाइजरी बोर्ड टू गाइड द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, एक लीगली एडवाइजरी बोर्ड को एस्टैब्लिश करो, डिजाइन करो, जिसके गाइडेंस में आप इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को इन्वेस्टिगेट करोगे, है ना, यानी कंप्लीट करोगे। सर पॉइंट 3 थोड़ा और एक बार। Define a policy for a pathway for legally extract electronic evidence with a minimal back, आप एक ऐसी पॉलिसी वहां पे डिफाइन करो, एक ऐसा वे यूज करो, लीगली तरीके का वे, जिससे आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर सको। सबसे पहली बात तो कहाँ से, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में से, जिसमें आपको कोई भी तरीके के ब्रेकडाउन्स ना आए। ब्रेकडाउन्स इन द सेंस लाइक जैसे कि कई बार क्या होता है कि केस के चलते कई बार आपको कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं हायर अथॉरिटीज की तरफ से, तो वो ना हो। प्लस किसी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए, आपके सिस्टम्स पैटर्न हो, आपके हर टाइप के आपके पास टूल्स हों ताकि आप उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सको। ये सारे क्या कहलाते हैं, मिनिमल ब्रेकडाउन्स कहलाते हैं। अगर इस तरीके कोई भी ब्रेकडाउन्स आते हैं तो वो ना आए, इसके लिए एक पॉलिसी बनाओ, एक अपना पाथ डिफाइन करो कि आपको कौन सा पाथ फॉलो करना है और किस किस तरीके से आप इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करोगे। ये नहीं कि आपने पहले उसके अंदर से डेटा निकाला नहीं और मतलब इमेज वगैरह बनाई नहीं, एक्सट्रैक्शन स्टार्ट कर दिया, तो उसमें हो सकता है कि आपका डेटा वहां से लॉस हो जाए काफी कुछ। Okay, got it. So guys, these are all the process about the cyber forensics method and techniques. कुछ techniques का और part है, so we will discuss. Just wait for 2-3 minutes and then we'll start.
Okay, so in the cyber forensics techniques, the first process we are already discussed, that is the forensic readiness, and the second thing, that is the phases of computer forensic investigation. So if you are working as a forensic investigator profile, so there are some types of phases you need to know. The first phase, that is the pre-investigation phase, the second phase, that is investigation phase, and the third phase, that is the post-investigation phase. So in the pre-investigation phase, that deals with the task to be performed prior to the commencement of actual investigation. Like suppose that if the cyber criminal is basically trying to attack, but before that, if the organization is basically investigate the whole case, and how many procedures, yeah, how many types of ways the cyber criminal are basically using. So in that thing, the investigator can deal with the pre-investigation phase to provide some security and the countermeasures also. Involves setting up a computer forensics lab, जिसके लिए forensics lab design करते हैं, and building a forensics workstation and create a building for its workstation, developing and developing an investigation toolkits, setting up an investigation team, getting approval from the relevant authorities, etc. So before investigate any type of crime, you need to create some type of lab setup and a workstation and a toolkit and a team. You need to establish the team also and get approval from the relevant authorities. So these are all the things which is covered in the pre-investigation phase. The investigation phase, at that time, once the investigator can get a case, so in that case, that consider as a main phase of the computer forensic investigation process, involves acquisition, preservation, and the analysis of the inventory data to identify the source of the crime and culprit behind it. जो भी उसके पीछे है, जिसने भी ये काम किया है, उसको फाइंड आउट करना और आइडेंटिफाई करके पता लगाना, ये मेन फेज के अंदर आता है, विच इज कॉल्ड एज ए इन्वेस्टिगेशन फेज. The next one, that is a post investigation phase. So what is that? In the post investigation phase, that deals with the documentation of all actions undertaken and finding during the course of an investigation. जो भी आपने इन्वेस्टिगेशन आपने करी है, उसके उसमें जो जो एक्शंस आपने वहाँ पे ढूंढे हैं, जो भी आपने वहाँ पे चीजें पता लगाई हैं, जो आपने वे यूज किया है, उसको आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंटेड करना है, अपने नोट डाउन करके रखना है रिपोर्ट के अंदर. तो वो आपका किसके अंदर आता है, पोस्ट इन्वेस्टिगेशन फेज में. इंश्योर दैट द रिपोर्ट इज वेल एक्सप्लेन टू द टारगेट ऑडियंस. आपको ये भी ध्यान रखना है कि if you have created any type of report, so that report will understand with the every person, right, and provide adequate and acceptable evidence. और आपका जो एविडेंस होना चाहिए वो पहली बात तो रियल टाइप का लगना चाहिए, प्लस आपका एविडेंस एक्सेप्ट भी होना चाहिए कोर्ट में. ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी एविडेंस बना दिया, रिपोर्ट बना दिया, वो इतनी ज्यादा उसमें स्टोरीज हैं कि उसको जजेस जो हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे. तो this is the main thing. So these are the three types of investigation phases. Now the next thing, how we can set up a computer forensics lab. So guys, the computer forensics lab CFL is a location designated for conducting computer based investigation with regards to the collected evidence. The lab houses instruments, software, and the hardware tools, suspect media, and the forensic workstation required to conduct the investigation. Setting up steps for setting up forensics labs क्या हो सकती हैं, जैसे कि प्लानिंग एंड बजटिंग. सबसे पहले आपको प्लान करना है और ये देखना है कि कितना बजट लगने वाला है इस पूरे को क्रिएट करने में. दूसरा, फिजिकल लोकेशन है, स्ट्रक्चरल डिजाइन कंसिडरेशन. आपको फिजिकल लोकेशन फाइंड आउट करनी है उसके लिए, और स्ट्रक्चरल डिजाइन जो नीड होने वाला है, मतलब एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट डिजाइन चाहिए जिसपे आप पूरा उस स्ट्रक्चर को डिजाइन कर सको, बना सको उस लैब को. वर्क स्टेशन है, वर्क एरिया कंसिडरेशन, काम करने के लिए वहां पे जगह होनी चाहिए.
फिजिकल सिक्योरिटी रिकमेंडेशन, आपको गार्ड्स वगैरह की भी नीड पड़ सकती है। ह्यूमन रिसोर्सेज कंसिडरेशन, काम करने के लिए लोग चाहिए। एंड फॉरेंसिक लैब लाइसेंस, कुछ भी करना है तो सबसे पहले लाइसेंस होना चाहिए। तो इन सारे फेजेस में से कुछ फेजेस को हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि आपकी प्लानिंग एंड बजटिंग। अगर हम प्लानिंग एंड बजटिंग की बात करें तो टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू बी कंडक्टेड बेस्ड ऑन द क्राइम स्टैटिस्टिक्स टू ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड एक्सपेक्टेड ट्रेंड। जब भी हम कोई भी प्लानिंग करते हैं या बजट सेट करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले ये देखा जाता है कि आपके स्टैटिस्टिक्स क्या हैं क्राइम के, यानी कि क्राइम पिछले सालों में कितना ज़्यादा बढ़ा है और किस चीज़ों से रिलेटेड क्राइम ज़्यादा हो रहे हैं, कौन से लाइक मोबाइल रिलेटेड क्राइम ज़्यादा है, कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम ज़्यादा है, किस तरीके के। तो जिससे ज़्यादा रिलेटेड क्राइम है आप उसी से रिलेटेड फॉरेंसिक्स के प्लानिंग करते हो। नंबर ऑफ केसेस एक्सपेक्टेड, आप एक ये भी सोच के चलते हो कि आपके केस कितने आ सकते हैं एक महीने में, एक साल में। नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स एग्जामिन टू बी इन्वॉल्व इन देयर रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, जो भी आपकी पर्टिकुलर लैब है उस लैब में कितने लोगों की नीड पड़ेगी, कितने इन्वेस्टिगेटर्स की नीड पड़ेगी, कितने एग्जामिनर्स की नीड पड़ सकती है आपको जो कि उस ट्रेनिंग में रिक्वायर्ड हो उस पर्टिकुलर केस में। फॉरेंसिक्स एंड नॉन फॉरेंसिक वर्क स्टेशन रिक्वायर्ड, आपको दोनों तरीके का चाहिए, एक तो फॉरेंसिक वर्क स्टेशन भी चाहिए, एक नॉन फॉरेंसिक वर्क स्टेशन भी चाहिए। स्पेस ऑक्युपाइड, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, यूपीएस एंड पावर सप्लाई एक्सेट्रा, आपके पास कुछ ऐसा फ्री स्पेस भी होना चाहिए जिसमें आप क्या कर सको, इक्विपमेंट्स को रख सको, यूपीएस वगैरह को, पावर सप्लाईज वगैरह को, राइट। दूसरा नेसेसरी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, आपको सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर डिवाइसेस जरूरत तो पड़ेंगी। प्रिफर मटेरियल्स, जो जो उसके लिए मटेरियल्स चाहिए उनको कलेक्ट करो। सेफ लॉकर टू स्टोर एंड सिक्योर ओरिजिनल एविडेंस, आपके पास एक सेफ लॉकर आपको रखना है ताकि आप उसमें स्टोर कर सको, किसको, अपने एविडेंस को, ओरिजिनल एविडेंस को। लैन एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी, आपके पास लैन कनेक्टिविटी होनी चाहिए। एंड स्टोरेज शेल्स फॉर अनयूज्ड इक्विपमेंट, और आपको ऐसे शेल्फ चाहिए फ्री जिसपे आप क्या कर सको, अनयूज्ड होने वाले इक्विपमेंट्स को स्टोर करके रख सको। तो ये किसके अंदर आते हैं, आपके प्लानिंग एंड बजटिंग के अंदर। अब बात कर लेते हैं फिजिकल लोकेशन। तो फिजिकल लोकेशंस एंड स्ट्रक्चरल डिजाइन में चार चीजें आती हैं। सबसे पहले आपके पास फिजिकल लोकेशन आपको नीड पड़ेगी। आपको फिजिकल लोकेशन की नीड पड़ेगी, तो उस केस में क्या है, फिजिकल लोकेशन नीड दैट इज अ साइट ऑफ लैब। सबसे पहले आपको लैब के लिए साइट चाहिए, जगह चाहिए। एक्सेस टू इमरजेंसी सर्विसेज लाइक हॉस्पिटैलिटी एंड यानी हॉस्पिटल सर्विस एंड फायर ब्रिगेड सर्विस। फिजिकल मिलियन लैब्स, आपको फिजिकल लोग चाहिए वहाँ पे काम करने के लिए। दूसरा, डिजाइन ऑफ पार्किंग फैसिलिटीज, आपके पास फैसिलिटी होनी चाहिए पार्किंग की। नेक्स्ट आपके पास आता है कम्युनिकेशन नीड्स। कम्युनिकेशन नीड में डेडिकेटेड इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन लाइंस आपके पास होनी चाहिए। मल्टीपल बैकअप फॉर कम्युनिकेशन लाइन इन केस ऑफ इमरजेंसी, a dedicated network. We cannot use a shared network because in that scene maybe the attacker is also connected with that particular shared network. So we need a dedicated servers with the static IPs. Environmental needs, appropriate room size चाहिए आपको काम करने के लिए, and good ventilations and air conditioning. Electrical needs like good electricity supply, you need a good electricity supply, must have emergency power and lighting systems. Work area consideration में you need a work area like computer labs, forensics labs. The next thing, emissions of a computer forensics labs. So these are the two things like floor अच्छा होना चाहिए, ceilings आपके पास proper होनी चाहिए, height and ceiling floor की कम नहीं होनी चाहिए। वर्क स्टेशन के लिए
इंटरनेट की कनेक्टिविटी आपके पास होनी चाहिए. Forensic workstation vary according to the types of cases processed and handle the labs. The work area should have ample spaces for the case discussion to take place among investigators. Like these are the workstation consideration, right? So इसके बाद आपके पास प्रोसेस आती है जिसमें हम बात करते हैं कि कंप्यूटर फॉरेंसिक्स एज ए पार्ट ऑफ इंसिडेंट रिस्पांस प्लान में क्या हो सकता है. दिस इज अगेन अ टाइप ऑफ प्रोफाइल गाइस. इंसिडेंट रिस्पांस प्लान तो क्या चीजें होती हैं, जैसे कि इंसिडेंट रिस्पांस प्लान इज अ प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू इंसिडेंट दैट मे हैव occurred ड्यू टू सिक्योरिटी ब्रीच इन द सिस्टम और नेटवर्क. ये आपको बताता है कि बेसिकली जो भी इंसिडेंट था उसमें किसी टाइप की कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ था, सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी, जिसकी किस में हुई थी, सिस्टम और नेटवर्क में. तो इसको पता लगाना इट्स अ पार्ट ऑफ कंप्लीट इंसिडेंट रिस्पांस प्रोसेस. नेक्स्ट इसमें आता क्या है, जैसे मिनिमाइज एंड डैमेज द रिड्यूसेस ऑफ रिकवरी टाइम एंड कॉस्ट. ये क्या करता है, इफ यू आर यूजिंग दिस प्रोसेस तो यू कैन मिनिमाइज द damages, you can minimize the reduces of recovery time and cost. Incident response professionals include identifying क्या किस तरीके से professionals क्या find out करते हैं, like how the breach occurred, कैसे हुआ था, how to locate the method of the breach, कौन सा मेथड यूज किया गया उसको ब्रीच करने के लिए, एंड हाउ टू रिड्यूस द ब्रीच, और आप कैसे कम कर सकते हो. फाइंडिंग एंड एनालाइजिंग द एविडेंस टू डिटरमाइन द कल्प्रिट यानी अपराधी बिहाइंड द इंसिडेंट वाया लीगली. आपको क्या करना है, फाइंड करना है, एनालाइज करना है एविडेंस को, ताकि आप पता लगा सको कि उसके पीछे कौन है, लीगली प्रोसीजर की हेल्प से. Organization include incident response plans so that help to track and prosecute culprit who is responsible behind that incident. तो आपको ऑर्गेनाइजेशंस में इंक्लूड करना है इंसिडेंट रिस्पांस प्लान को, सो दैट इंसिडेंट रिस्पांस प्लान कैन हेल्प टू ट्रैक द प्रोसिक्यूट एंड culprit who is actually responsible behind that particular incident. So this is a complete forensic process as an incident response plan. The next thing, that is the roles and responsibilities of an forensic investigator. So what is the role? There are some tasks like determines damage during the crime, पता लगाओ क्या डैमेज हुआ है, रिकवर डेटा रिकवर करना है आपको डेटा ऑफ इन्वेस्टिगेशन of from computers, gather evidence in a forensically sound manner. आप जो भी एविडेंस गैदर करोगे वो फॉरेंसिकली साउंड मैनर में करोगे, लाइक यूजिंग विद द मेथड्स एंड टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजीज. इंश्योर दैट एविडेंस इज नॉट डैमेज्ड इन एनी वे. आपको ध्यान रखना है कि आपका जो एविडेंस है वो किसी भी तरीके से डैमेज नहीं होना चाहिए. हेलो, एक मिनट देना ना सर, पानी पी लो. बिल्कुल. ओके उसके बाद आता है क्रिएट एन इमेज ऑफ द ओरिजिनल एविडेंस विदाउट टेम्परिंग विद इट. सबसे पहले यू नीड टू क्रिएट द ओरिजिनल इमेज ऑफ दैट पर्टिकुलर ओरिजिनल एविडेंस, उसके अंदर से कोई भी डेटा निकाले बिना, टू मेंटेन द ओरिजिनल एविडेंस इंटीग्रिटी, ताकि आप ओरिजिनल एविडेंस की इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सको. इट इज रिक्वायर्ड दैट द फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर सबमिट द एविडेंस describing the procedure involved in its discovery.
when you are just submitting any type of report into the code, so you need to describe all the procedure that is basically involved to discover that particular evidence, reconstruct the damaged disk or other storage media, and uncover the hidden information from the computer. अगर कोई भी आपको ऐसा डेटा मिलता है, ऐसा डैमेज डिस्क मिलती है जिसके अंदर किसी तरीके का कोई डेटा डैमेज हो रखा है, तो you can use a different types of hardware based tool for recovering that data, and you can also use some tools which is helpful to identify if the data is basically uh, hidden behind that particular file, right? The next thing that is analysis, analyze the evidence and find out the data. You need to analyze the complete whole evidence and find out the data from there. Preparing the proper analysis report. You need to prepare a proper report, analysis report, which is involved in an investigation. Update the organization about various attack methods and data recovery techniques and maintain record of them regularly. You can help the organization. Yeah, we can say that you can just give some advice to organization regarding the updates, regarding the cyber attacks method, regarding the recovery techniques, so the organizations can maintain their records, maintain the privacy regularly basis. Addresses the issues in the court of law and try attempting to win the case being satisfying witness in the court. अगर आप इश्यूज को ढंग से वहां पे एड्रेस करते हो, यानी उन्हें बताते हो कोर्ट में, तो उससे आपको दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप जीत सकते हो कोर्ट केस किसकी है तरफ से, दोनों तरफ से। अगर आपका जो कल्प्रिट है वो अपराधी है, मतलब एक तरीके से जो आपका प्रिटेट है जो पकड़ा गया है, सो अगर वो है तो उसके पॉजिटिव आउटकम से रिजल्ट आ सकता है या फिर उसके नेगेटिव आउटकम से रिजल्ट आ सकता है। बात आती है कि व्हाट मेक्स गुड फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको एक अच्छा फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर बनाती हैं? तो सबसे पहला है बेटर interviewing skill for gathering as much as possible information about the case from the client or a victim. आपको इंटरव्यूइंग स्किल्स को अपनी तेज करना है ताकि आप इन्वेस्टिगेशन इजीली कर सको, और उस केस में आपके पास पॉसिबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि आप केस से कलेक्ट करते हो, कहाँ से, क्लाइंट से भी और कल्प्रिट से भी। रिसर्चिंग skills to understand the background activity from the client or a victim, witness or a suspect. आपको रिसर्च स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए जिनकी हेल्प से आप अंडरस्टैंड कर सको बैकग्राउंड एक्टिविटीज जो क्लाइंट या विक्टिम की तरफ से करी गई हैं, या फिर आपके विटनेस की तरफ से या फिर सस्पेक्ट की तरफ से, यानी सामने कुछ बोल रहे हो और पीछे कुछ चल रहा है। maintain perfect accuracy to the test performed and their records. You need to maintain the perfect accuracy point for the testing and maintaining the records. Must be patience and willingness to the long works. अगर आपके पास पेशेंस लेवल नहीं है, अच्छा गाइस एक चीज याद रखना, जैसे रिमेंबर वन थिंग, forensics process, sometimes forensic process taking so much patience, because if you are just creating an image file, if you are just using a case handling procedures, so in that whole scenario we need a high level of patience. If we don't have, we cannot perform any type of investigation. Excellent writing skill to detail finding in the report. आपको जो भी चीज मिले हैं उसके पास आपके राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए ताकि आप उन्हें नोट डाउन कर सको। स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स टू फाइंड द एविडेंस एंड लिंक इट टू द सस्पेक्ट। Excellent communication skills to explain all the things. Be updated with the new methodologies and forensic technologies. अगर आप एक इन्वेस्टिगेटर हो तो आपको अपडेटेड रहना चाहिए नई टेक्नोलॉजी से, मतलब पढ़ते रहो। वेल वर्स्ड इज अ मोर देन वन कंप्यूटर प्लेटफॉर्म। आपके पास अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए हर एक सिस्टम के प्लेटफॉर्म्स की, लाइक इंक्लूडिंग मैक, मैकिंटोश या फिर विंडोज या लिनक्स। नॉलेज ऑफ द वेरियस टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर।
आपके पास नॉलेज होनी चाहिए टेक्नोलॉजीज की, जिसमें आप इंक्लूड करते हो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को। डेवलप्स द मेंटेन कॉन्टैक्ट विद कंप्यूटिंग नेटवर्किंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग प्रोफेशनल्स। आपको डेवलप करना है और मेंटेन करना है कॉन्टैक्ट किसके साथ, कंप्यूटिंग डिवाइसेस के साथ, अपने नेटवर्किंग के साथ आपके पास होनी चाहिए। कॉन्टैक्ट आपका अच्छा होना चाहिए ताकि आप इन सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेशन केस में यूज कर सको। बी ऑनेस्ट, एथिकल एंड लॉ लास्टिंग, knowledge of the laws surrounding the case and ability to control emotions when dealing the issues that motive anger। अपने सबसे मेन चीज आपके इमोशंस पे आपको कंट्रोल रखना है जब भी आप किसी केस को हैंडल कर रहे हो या इश्यूज को आप सॉल्व कर रहे हो। मल्टी डिसिप्लिन एक्सपर्टीज रिलेटेड टू द बोथ क्रिमिनल एंड सिविल केसेस। आपको क्या करना है, मल्टीपल वहाँ पे एक्सपर्टीज को हायर करना है जो कि रिलेट कर सकें दोनों केसेस के लिए, बोथ एंड सिविल केसेस के लिए। तो इस टाइप के पर्सन्स हायर करने हैं जो दोनों केसेस में आपको इन्वॉल्व हो सकें। तो अगर इस टाइप के आपके पास आते हैं, तो अगर आपके पास ये चीजें हैं तो आप एक गुड फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर कहलाओगे। इसके बाद कुछ कोड ऑफ एथिक्स आते हैं जिसमें आपको ये पता चलता है कि कोड ऑफ एथिक्स आपको ये बताता है, द कोड ऑफ एथिक्स आर द प्रिंसिपल स्टेट दैट डिस्क्राइब द एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ द इन्वेस्टिगेटर वाइल हैंडलिंग अ केस। जब भी कोई इन्वेस्टिगेटर किसी केस को हैंडल कर रहा है तो उसका बिहेवियर किस तरीके का होना चाहिए ये बताता है कोड ऑफ एथिक्स, जिसमें आती है दो चीजें, कंप्यूटर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर शुड बी एंड नॉट शुड बी, कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए। तो अगर शुड बी की बात करें, परफॉर्म इन्वेस्टिगेशन बेस्ड ऑन वेल नोन स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, पता होने चाहिए उसे, दूसरे उन्हीं का यूज करके करे। परफॉर्म असाइन टास्क विद अ हाई कमिटमेंट एंड डिलिजेंस, यानी कि स्ट्रगल करे और ज्यादा से ज्यादा काम करके क्या करे, टास्क को कंप्लीट करे। एक्ट एंड एथिकल and moral principles, examine the evidence carefully within the scope of the agreement, out of scope जाके काम ना करे। ensure integrity of the evidence throughout the investigation process, integrity maintain रखने में मदद करे आपका। act in accordance the with the federal status, state status and law, local law and policy। जो भी आप एक्ट वहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हो वो वहाँ के रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लोकल अगर किसी और कंट्रीज के लिए, ग्लोबल तो वहाँ के डोमेस्टिक लॉज के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए। टेस्टिफाई हॉनेस्टली बिफोर एनी बोर्ड कोर्ट एंड ट्रायल प्रोसीडिंग, आपको कोर्ट में सबमिट करने से पहले एक बार उसको टेस्ट कर लेना चाहिए अपने पूरे केस को। कैसा नहीं होना चाहिए, रिफ्यूज एनी एविडेंस बिकॉज इट मे कॉज फेलियर इन द केस, ऐसा नहीं कि केस खराब हो सकता है तो एविडेंस को दिखाए ना। एक्सपोज कॉन्फिडेंशियल मैटर विदाउट हैविंग एनी अथॉरिटी परमिशन, ये भी ना करे कि अगर आपके पास परमिशन नहीं है तब भी वो कुछ ऐसे डेटा वहाँ पे एक्सपोज कर रहा है जिसके लिए उसे परमिशन लेनी चाहिए थी बट उन्होंने नहीं ली। एक्सीडिंग असाइनमेंट बियॉन्ड हिज और हर स्किल, अपनी स्किल्स से ज्यादा बड़े बड़े काम करे। परफॉर्म एक्शंस दैट सिग्निफिकेंटली लीड टू अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा नहीं कि अपने पर्पस में मतलब अपने चक्कर में, अपने इंटरेस्ट में उस केस में कुछ तरीके के कुछ क्या कर दे, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दे। प्रेजेंट द ट्रेनिंग्स credentials and association member in a wrong way, okay, present the training credentials and association membership in a wrong way, आपको किसी भी ट्रेनिंग को, किसी भी क्रेडेंशियल्स को गलत तरीके से यूज नहीं करना है, ना ही लेके जाना है। प्रोवाइड प्रोफेशनल्स और प्रीज डिटेक्टिव ओपिनियंस, आपको प्रोफेशनल्स के को प्रोवाइड मतलब आपको प्रोफेशनल्स का यूज करना है, उनको हायर करना है। एंड प्री जुरिडिक्शन मतलब एक तरीके से प्री डिसाइडेड ओपिनियंस ले लेने हैं अपने हायर अथॉरिटीज से। एंड प्रिजर्व एनी एविडेंस रिलेवेंट टू द केस, और
कुछ ऐसे एविडेंस को कलेक्ट करना है जो कि आपके क्या कर सके, मतलब स्टोर भी करके रखना है, जो कि आपको केस में हेल्प कर सके। तो अगर इस तरीके का आपके पास है तो यू आर अ कोड ऑफ एथिक्स। तो गाइज ये थे आपके फॉरेंसिक रीडिनेस की कंप्लीट टेक्निक्स। आई होप सो सारी टेक्निक क्लियर है आप सबको। सो मैं इसके नोट्स आपको शेयर कर देता हूँ। डन गाइस? Great, sir. Just download the notes.